हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासेस। तो क्लास हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि हम बात कर रहे हैं सेल के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सीधे अपना टॉपिक यहाँ पे शुरू करेंगे। प्रीवियस जो चीज़ें हैं रिवीजन की, वो आप रिवाइज करेंगे। देखो, यही मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बोला था और मैं हर लेक्चर में बोलती हूँ ऑलमोस्ट, कि आपको क्या करना है, रिवीजन खुद करना है, रिवीजन करते रहना है। जहाँ पे नीड होगी वहाँ पर हम रिवाइज करेंगे। जैसे कि अभी प्रीवियस जो आपकी चीज़ें हैं, जैसे सेल का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, सेल की जो डेफिनेशन है, वो हमने अच्छे से समझी थी। पूरा एक लेक्चर हमने वहाँ पर उसी में देखा था कि सेल जो है वो होती क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों कह रहे हैं सेल को। जैसे कि सेल के डिस्कवरी है, सेकंड लेक्चर हमारा इसी पे था कि सेल डिस्कवरी में कौन कौन सी चीजें डिस्कवर की हैं, किसने डिस्कवर की हैं, कब डिस्कवर की हैं। तो ये चीजें जैसे कि डिस्कवरी से रिलेटेड हैं। अब वो चीज जब तक आप खुद से उसे रिवाइज नहीं करोगे तब तक आपको याद नहीं होगा। यहाँ पर कितनी भी बार रिपीट कर लिया जाए, जब तक आप खुद से नहीं करेंगे आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। सेल शेप की अगर हम बात करें तो हमने एक जनरल इंट्रोडक्टरी पार्ट उसमें किया था कि सेल के डिफरेंट डिफरेंट शेप होते हैं, डिफरेंट साइज होते हैं, डिफरेंट लोकेशन एंड डिफरेंट फंक्शन होते हैं। टॉपिक चल रहा है सेल स्ट्रक्चर, और सेल स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमने बात की है यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल की। देखो, रिवीजन करने वाली चीजें ये होती हैं जो हम रिवीजन करेंगे। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा था, प्रोकैरियोटिक सेल में जो मेजर डिफरेंस आपको देखना है वो एक तो ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरियल सेल आप पढ़ते हैं, यानी कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल होता है। दूसरी चीज जो है कि इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा है, विदाउट न्यूक्लियस इनका जेनेटिक मटेरियल है यहाँ पर। तो इस कौन सा और जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा है, सर्कुलर क्रोमोसोम, एक सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम है, एक सिंगल क्रोमोसोम है जो सर्कुलर होता है एंड डबल स्ट्रैंडेड होता है। इसके अलावा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि प्लाज्मिड एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल इसमें पाए जा रहे हैं। ठीक है। और जो चीजें है वो ये है कि सेल एनवेलप जो है वो 3 लेयर से यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हमने कहा जो काम हमारी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का होता है वो यहाँ मेसोसोम कर रहा है। इसमें आपने कहा कि जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन है वो साथ साथ चल रही है। ट्रांसक्रिप्शन आरएनए का भी फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें राइबोसोम लग गई है, प्रोटीन का भी फॉर्मेशन है। तो यानी कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन साथ साथ में होगा। अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन क्या होता है एक बार समझ लो। डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन जब होता है तो उसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन। अब आप सोचेंगे डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन हो ही क्यों रहा है। आपने देखा होगा, हमारी नई सेल बनती है, ये तो हमें पता है, हमारी नई सेल बनती जाती है तभी हमारी ग्रोथ होती है, तभी हम हमारी हाइट बढ़ रही है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, ऐड हो रही हैं सेल्स। जब भी हमें चोट लगती है तो वो चोट ठीक कैसे होती है, क्योंकि वहां पे नई सेल बनती है। अब नई सेल बनेगी तो सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल भी तो बनेगा, तभी तो आपने कहा कि सेल से सेल बन रही है तो सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल भी बनेगा। तो उसके लिए आपने कहा कि फिर डीएनए बनेगा। तो क्या कहेंगे, इसको रेप्लिकेशन कहेंगे। डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन है, डीएनए से आरएनए का बनना क्या है, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन है। अब आप बोलेंगे फिर डीएनए से आरएनए क्यों बन रहा है, तो क्योंकि डीएनए से आरएनए बनेगा तभी तो आगे प्रोटीन बनेगी। तो डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन एंड आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन। आप सोचेंगे फिर प्रोटीन बन ही क्यों रही है, क्योंकि प्रोटीन ही है जो आपके सारे कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपके स्किन का टोन कैसा है, स्किन कलर कैसा है, वो आपकी प्रोटीन यहाँ पे डिसाइड कर रही है। आपकी हाइट जो है वो प्रोटीन डिसाइड कर रही है, आपकी हाइट कितनी है। आपके बालों का कलर, आपके बालों का टाइप यहाँ पे वो आपका प्रोटीन डिसाइड कर रही है। तो ये चीजें पढ़ेंगे जब आप बात करेंगे थोड़ा सा जेनेटिक्स में, तब हम इन चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। बाकी ये जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है, याद रखेंगे तो अच्छी बात है क्योंकि आगे काम आएगा। अभी आपसे ये पूछा नहीं जाएगा कि फ्लैजिला के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ सेल बताइए या टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल सेल बताइए। आ जाओ, और टॉपिक जो हमारा चल रहा है, प्रोकैरियोटिक सेल हो गया था। टॉपिक जो हमारा चल रहा था वो है यूकैरियोटिक सेल। ये हमारे यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल में हमने बोला एक बेसिक जो सेल होती है, बेसिक डायग्राम जो सेल का होता है, उसमें हमने कुछ सेल पढ़ी थी। जैसे हमने बोला कि ये बाहर का पोर्शन है, जिसको हम नाम देते हैं सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली इसको कहते हैं, ब्रैकेट में कोशिका झिल्ली लिख लेना।
कोशिका झिल्ली है। देन हमने बोला इसके अंदर ये जो है ये हुआ साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव। ये बीच में जो है ये है न्यूक्लियस। यही तो बोला था कि जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें न्यूक्लियस या केंद्रक पाया जाता है। तो बेसिक सी जो सेल है उसमें हमने कुछ स्ट्रक्चर पढ़ी थी। हमने कहा यूकैरियोटिक सेल को हमें डिटेल में समझना है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास प्लांट और एनिमल सेल है तो उसको हम डिटेल में समझ रहे हैं। तो यूकैरियोटिक सेल में सबसे पहला स्ट्रक्चर जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज सेल मेम्ब्रेन, या इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह देते हैं, कोशिका झिल्ली कह देते हैं, या प्लाज्मा झिल्ली इसको कह देते हैं। फिर हमने एक बात की थी कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या सेल मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। कैसी लेयर है ये? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में मतलब होता है यानी कि ये जो लेयर बनी है ये फॉस्फेट और लिपिड, लिपिड यानी कि फैटी एसिड की बनी है। बाई का मतलब है दो लेयर, यानी कि एक लेयर ये है एक लेयर ये है। तो जब हमने यहाँ पर इसको डिटेल में देखा, जब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिटेल में देखा तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिला जो कि क्या है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला है, फॉस्फेट और लिपिड से बना होता है। अच्छा, यहाँ तक की बात अगर आपको समझ में आ गई है कि ये वाला जो पोर्शन है ये वाला जो पोर्शन है, ये हेड वाला पोर्शन जो है ये फॉस्फेट है और ये टेल वाला जो पोर्शन है वो फैटी एसिड है। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी। यहाँ तक की बात अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे। एक स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बनाया था और यहाँ पर हम लेबलिंग करेंगे। पहले इसको देखो, ये क्लियर है? चलो आगे बढ़े, यहाँ पे बढ़े आगे। हेडिंग रहने दो, हेडिंग रहने देनी है यूकैरियोटिक सेल, तभी आपको पता चलेगा कि हम यूकैरियोटिक सेल को पढ़ रहे हैं। अदर चीजें अब यहाँ पे आ जाओ। तो वो जो सेल थी जो सर्कुलर हमने यहाँ पे मेम्ब्रेन बनाई थी उसको हमने ऐसे स्ट्रेट बना करके देख लिया है। और कुछ चीजें आती हैं जो कि हमने यहाँ पर पढ़नी है, जो चीजें हमने यहाँ पे समझनी है। तो ये तो हमें पता है कि ये तो फॉस्फेट है, ये फैटी एसिड है। पूरा लिखना है फॉस्फेट और फैटी एसिड, या हो जाएगा? हो जाएगा क्योंकि हमने लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी हमारे पास कुछ प्रोटीन आती हैं, जैसे कि एक प्रोटीन ये हमारे पास आती है, इसका नाम है यहाँ पे इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक है, जैसे कि ये प्रोटीन आती है इसको कहते हैं पेरिफेरल। पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है, ये भी एक प्रोटीन है। जैसे कि ये जो स्ट्रक्चर आते हैं ये है कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। अब हमने बोला था यहाँ पे कुछ कार्बोहाइड्रेट हैं जो यहाँ से लगे होते हैं इससे। ये कार्बोहाइड्रेट है, कुछ लिपिड से भी लगे होते हैं, डिफरेंट कलर में दिखा देते हैं। कुछ ऐसे लगे होते हैं। तो देखो ये कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट के लिए हम जो टर्म यूज करते हैं दैट इज ग्लाइको। तो अगर यहाँ पर ये प्रोटीन पे लगा हुआ है ये कार्बोहाइड्रेट, तो क्या मैं इसको ग्लाइकोप्रोटीन बोल सकती हूँ? ठीक है, अगर ये लिपिड पे लगा है तो क्या मैं इसको ग्लाइकोलिपिड बोल सकती हूँ? बस बहुत ज्यादा लेबलिंग नहीं करेंगे, इतनी इनफ है समझने के लिए। नोट करो एक बार।
चलो हो गई है, क्लियर है इतना। अब मैं इन दोनों को फॉस्फोलिपिड बाइलेयर लिख सकती हूँ। ये जो दोनों लेयर हैं यहाँ पे कंबाइनली, क्या मैं इसको फॉस्फोलिपिड फॉस्फोलिपिड बाइलेयर लिख सकती हूँ। ये दोनों मिलाकर के फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। क्या मैं फॉस्फेट को हाइड्रोफिलिक पोर्शन लिख सकती हूँ? क्या बोला था, हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या बताया था? और क्या मैं फैटी एसिड को हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक लिख सकती हूँ? हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग, जो यहाँ पे जहाँ से जो पानी है, जो पानी के कांटेक्ट में आ सकते हैं। हाइड्रोफोबिक, फोबिक जो शब्द है वो फोबिया से आया है, डर, यानी कि जो पानी को लव नहीं करते, पानी से हेट करते। लिपिड, आपने कहा कि तेल और पानी मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है, तो ये हाइड्रोफोबिक है। या इसको मैं लिपोफिलिक भी कह सकती हूँ। लिपोफिलिक यानी कि लिपिड लिपिड को ही लव करेगा, तो इसको लिपोफिलिक या हाइड्रोफोबिक कह सकती हूँ। ये क्या है आपका हाइड्रोफिलिक पोर्शन है, कौन सा, फॉस्फेट यहाँ पर है। इतनी बात अगर क्लियर है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इतना स्ट्रक्चर अगर आपने कर लिया तो इनफ है। इनफैक्ट अच्छा है, काफी इजी भी होने वाला है आपके लिए अगर आपने इतने पोर्शन यहाँ पे कर लिए हैं तो। क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन आप पढ़ते हैं, आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे, आप ग्रेजुएशन करेंगे तो आप पढ़ेंगे, आप मास्टर करेंगे तो आप पढ़ेंगे, तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपके पास आने वाला है, यहाँ से पढ़ लोगे तो ईजी होगा। अब इसके बाद हमारे पास जो पार्ट आता है दैट इज फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो पढ़ रहे हैं, लेकिन फंक्शन क्या है उससे पहले एक और स्ट्रक्चर हमें देखना है। वो ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आता है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का मतलब है कि क्या है, यहाँ पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो मोज़ेक ऑफ क्या है, यहाँ पे प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन और लिपिड यहाँ पर आती हैं। मोज़ेक का मतलब होता है कि जब बहुत सारी प्रोटीन, अलग अलग प्रोटीन मिल रही, इंटीग्रल है, पेरिफेरल प्रोटीन है, तो आपने कहा कि जब अलग अलग प्रोटीन मिल करके क्या बनाते हैं, एक मोज़ेक स्ट्रक्चर बनाती हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्चुअली में होती कैसी है, ये सेल मेम्ब्रेन होती कैसे मेम्ब्रेन, जैसे कि आपने कहा कि एक बाहरी जो आवरण होता है क्या वो कठोर होगा या वो जेली जैसा होगा, वो कैसा होता होगा। तो एक्चुअली में जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सॉलिड नहीं होती है और वो फिक्स भी नहीं होती, उसमें मूवमेंट पाया जाता है, जिगजैग जिगजैग मोशन पाया जाता है। आपने देखा होगा जैसे जिगजैग मोशन आप देखते हैं, जैसे कोई पिक्चर ब्लर होती है तो आप देखते हैं उसमें जिगजैग पिक्चर जो है वो कुछ ऐसे ऐसे मूव करती रहती है। तो वैसे ही हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है जो स्टेबल नहीं होता, बल्कि उसमें मोशन होते रहते हैं, जिगजैग मोशन उसमें होते रहते हैं। तो एक्चुअली में वो कैसा है, एक जैसे आप सोचिए कि वो जेली जैसा या वो ऐसा लिक्विड होगा जो फिक्स नहीं है और वो उसमें मूवमेंट पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें मूवमेंट पाई जाती है। और अगर हम कहें कि उसको हम कहते हैं फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब होता है कि यहाँ पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें कितना मूवमेंट हो रहा है, उसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी जो डिपेंड करती है वो करती है फैटी एसिड के सैचुरेशन पे, कि कितना सैचुरेटेड है, ये कितना सैचुरेशन है, ठीक है। जैसे अगर कोई फैटी एसिड सैचुरेटेड है तो उसको हम दिखाते हैं कुछ ऐसे। ये ये फैटी एसिड जो है, अब कोई ये नहीं बोलेगा कि ये ह्यूमन का डायग्राम है जो हम कार्टून बनाते हैं, ठीक है, ये फैटी एसिड है। ये जो फैटी एसिड है इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, यहाँ पे सैचुरेटेड है। अगर फैटी एसिड जो है वो ऐसे रहते हैं, इसकी तेल जो है वो ऐसे रहती है, ऐसे, मतलब ये अनसैचुरेटेड है, ठीक है। आपने कहा सैचुरेशन जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, जितना अनसैचुरेशन बढ़ेगा
उतनी आपने कहा कि जो मूवमेंट है उतनी बढ़ेगी। तो हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें ऐसा भी नहीं है कि इतना सैचुरेटेड हो जाए कि जो हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सॉलिड हो जाए, सॉलिड नहीं बनानी है, मूवमेंट चाहिए होता है, क्योंकि जो चीज़ें यहाँ पे ट्रांसफर होंगी, जो चीज़ों का आवागमन होगा, उसके लिए जो फ्लूडिटी है वो इम्पॉर्टेंट होती है। तो हमें बहुत ज़्यादा फ्लूडिटी भी नहीं चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इतनी मूवमेंट पाई जा रही है कि पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही डिस्टर्ब हो गई है, पता ही नहीं चल रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ से साइड हो गई है, अंदर के जो ऑर्गेनेली है वो बाहर आ गए, ऐसा तो नहीं करना है। क्योंकि सेल के अंदर बहुत सारे पार्ट्स आप पढ़ेंगे, न्यूक्लियस उसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, गोल्जी बॉडीज होंगी, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, राइबोसोम होगा, लाइसोसोम होगा, बहुत सारी चीजें सेल के अंदर यहाँ पर होती हैं। तो आपने कहा कि फ्लूडिटी होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं चाहिए कि बहुत ज्यादा हो, और ऐसा भी नहीं कि बहुत कम हो या सेल मेम्ब्रेन में कोई फ्लूडिटी मिल ही नहीं रही है। एक बैलेंस चाहिए। इस बैलेंस को कौन बनाता है? इस बैलेंस को बनाने के लिए आता है कोलेस्ट्रॉल। यहाँ पे कहा है ये कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल पढ़ा हमने, जैसे कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे होगा, यहाँ पे पाया जा रहा है, यहाँ पे पाया जा रहा है आपके सेल मेम्ब्रेन में। अच्छा, अब आपको ये पता तो चला है कि कोलेस्ट्रॉल बेकार ही नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा किसी का कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाता है तो बहुत सारे परहेज करने पड़ते हैं, दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, और हमें लगता है कोलेस्ट्रॉल बेकार है। देखो, ज्यादा जरूरत से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बेकार है, अदरवाइज कोलेस्ट्रॉल आप देख रहे हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, अगर यहाँ पे सैचुरेशन बहुत ज्यादा हो गया है तो उस सैचुरेशन को कम करेगा ताकि फ्लूडिटी आए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और अगर सैचुरेशन बहुत कम हो गया है तो भी क्या करेगा, यहाँ पे सैचुरेशन को ज्यादा करेगा। जिस कंडीशन में सैचुरेशन बहुत ज्यादा है उस कंडीशन में सैचुरेशन को कम करेगा, फ्लूडिटी आए जिसकी वजह से। और अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, मतलब बहुत ज्यादा मूवमेंट होगी, तो उस टाइम पे ये क्या करेगा, यहाँ पे जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है उसे सैचुरेशन में लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो आपने कहा कि कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली में कर क्या रहा है, फ्लूडिटी को मेंटेन कर रहा है, बहुत ज्यादा भी नहीं होने दे रहा है, बहुत कम भी नहीं होने दे रहा है। तो ये है यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन। ठीक है, और साथ ही साथ हमने फ्लूडिटी के बारे में बात की है। अब हमें ये समझ आया है कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सॉलिड कवरिंग नहीं होती है, एक पन्नी जैसी झिल्ली नहीं है, एक ऐसी परत है जिसमें मूवमेंट यहाँ पे होता रहता है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा, वो है फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमारी हेडिंग है फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या क्या काम होते हैं। आपने प्रीवियस जो आपकी क्लासेस थी एक चीज पढ़ी थी यहाँ पे, आपने कहा था आपने सांस ली, आपके लंग्स में ऑक्सीजन चली जाती है। ठीक है, ये ऑक्सीजन यहाँ आ गई है। अब ये ऑक्सीजन आपके ब्लड में चली जाती है, आपका ब्लड जाता है, आपकी सेल को ऑक्सीजन दे करके आता है। ये पढ़ा था आपने, किसकी बात हो रही है, सेल की बात हो रही है। जिस सेल को आप अभी पढ़ रहे हैं उसी सेल की बात हो रही है। इसने सेल को क्या दिया, ऑक्सीजन दिया। अब इसने सेल को ऑक्सीजन कैसे दिया, यहाँ पर तो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मैं शॉर्ट में पीएम लिख रही हूँ। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कैसे किया होगा, ऑक्सीजन ने। फिर हमने कहा कि जो यहाँ पे ग्लूकोज भी आ गया, ब्लड के थ्रू ग्लूकोज भी आ गया, फिर यहाँ पे एनर्जी निकली और यहाँ पे CO2 निकला, और ये CO2 वापस से हमारी सेल से बाहर निकल जाता है। तो ये ऑक्सीजन अंदर कैसे एंटर करता है, ये कार्बन और या ये ग्लूकोज अंदर कैसे एंटर करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड सेल से बाहर कैसे आता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस तो कर ही रहे होंगे ये। ठीक है, तो आपने कहा कि सबसे पहला जो फंक्शन हमारा है, पहला तो ये है कि प्रोटेक्शन देता है। देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये, तो क्या देगा, आफ्टर मोस्ट कवरिंग है तो सुरक्षा देगा। दूसरा जो फंक्शन है वो ये है कि जो सेल है यहाँ पर वो ट्रांसपोर्टेशन में बहुत हेल्प करती है।
ठीक है, तो ये क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन में पहला जो फंक्शन, ट्रांसपोर्टेशन ही तो हो रहा है, ऑक्सीजन क्या अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है। तो आपने कहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो चीजों के आवागमन में यहाँ पे मदद कर रहा है, मदद करेगा यहाँ पे इनको ट्रांसपोर्ट करने में, ऑक्सीजन को अंदर लेकर के आना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजना, ये ट्रांसपोर्टेशन ही तो चल रहा है। तो पहला जो फंक्शन है वो है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का। पहला जो फंक्शन आता है ट्रांसपोर्टेशन का। चलो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ट्रांसपोर्टेशन किन किन चीजों का होता है और सेल मेम्ब्रेन किन किन चीजों का ट्रांसपोर्ट कर रही होगी, बताओ एक बार। चलो, तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि ट्रांसपोर्ट किन किन चीजों का होना है, एक बार देखो, पहले भी चीजें हमने डिस्कस की हैं। तो हमने पहला जो फंक्शन देखा है ट्रांसपोर्ट का, सेल में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है चीजों का, एग्जाम्पल जैसे गैसेस होती हैं, जैसे कि ग्लूकोज यहाँ पर होता है, जैसे कि कुछ प्रोटीन्स यहाँ पर हो सकती हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि जो ट्रांसपोर्ट होता है वो दो तरीके से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा, एक को हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक को हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट में डिफरेंस ये है कि ये होता है विदाउट एनर्जी, विदाउट एनर्जी या विदाउट एटीपी, ठीक है। और अगर मैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो आपने कहा ये कैसे होगा, विद एटीपी, एटीपी से होगा, यहाँ पर क्या है, एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसमें हमें ऊर्जा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट है वो बिना ऊर्जा के हो जाता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हम जस्ट समझेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है। वापस से आओ यहाँ पे, हमने कहा यहाँ पे है हमारी सेल के अंदर क्या जमा हो जाता है, क्या एक्यूमुलेट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट हो जाता है, CO2। ऐसे तो बोला था कि सेल के अंदर जब CO2 बन जाती है। अब ये जो CO2 है यहाँ पे, ये CO2 जो है वो कैसा है, अच्छा एक और चीज समझनी जरूरी है, पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो कैसे होता है, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल, जो छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, जो कैसे होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, जो नॉन आयोनिक मॉलिक्यूल होते हैं, नॉन आयनिक मॉलिक्यूल होते हैं, वो पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रांसफर होते हैं अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। जो छोटे मॉलिक्यूल होंगे, जो नॉन पोलैरिटी नहीं होगी, पोलर नहीं होंगे, नॉन आयनिक यानी कि कोई चार्ज मॉलिक्यूल नहीं होगा, कोई पोलर मॉलिक्यूल नहीं होगा और कोई बड़ा मॉलिक्यूल नहीं होगा, उसमें क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, कोई बड़ा मॉलिक्यूल है या कोई पोलर मॉलिक्यूल है या कोई आयनिक मॉलिक्यूल है, अगर उसका ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे होगा तो उसके लिए हमें ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये पोलर मॉलिक्यूल तो हमारा नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये कैसे ट्रांसफर होता है, विद कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, कंसंट्रेशन शॉर्ट लिख रही हूँ, टू लो, लोअर कंसंट्रेशन, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर यहाँ पे क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, या चीजों का क्या होता है, विसरण होता है, इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं या सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं। तो यहाँ पर हम कहते हैं इसको डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब होता है विसरण यानी कि बहना। वही सेम चीज हम कार्बन डाइऑक्साइड में यहाँ पर देखेंगे, देखो
जिस सेल के अंदर क्या हुआ, सेलुलर रेस्पिरेशन हुआ, जब ग्लूकोज टूटता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो ऊर्जा निकलती है, और ऊर्जा के साथ साथ क्या निकलता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। इन शॉर्ट हमारी सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गई है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है वो हाई था, तो ये क्या आ जाती है, ऐसे सिंपल डिफ्यूजन से क्या होती है, सेल से बाहर निकल जाती है। इधर बना देते हैं। ये हमारा CO2, ठीक है। अब ये जो CO2 था, ये क्या हुआ है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में यहाँ पे क्या हो गया है, बह जाता है, यानी कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में चला गया है, ठीक है। वहीं अगर कोई पोलर मॉलिक्यूल होता तो, या कोई बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता तो सिंपल डिफ्यूजन नहीं होता। लेकिन वाटर, दूसरा एग्जांपल आता है वाटर का, पानी का। पानी जो है, कुछ मात्रा में जो पानी होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव कर जाता है। तो वैसे तो आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे फैटी एसिड है, अंदर की ओर फैटी एसिड है, तो पानी का जो मूवमेंट है यहाँ पे टफ होगा, लेकिन कुछ बहुत कम क्वांटिटी में जो पानी है उसका भी जो मूवमेंट है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता है, ठीक है। तो पानी का जो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन है, या पानी का जो डिफ्यूजन है, उसको हम क्या नाम देते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस आप पढ़ेंगे डिटेल में, ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। ऑस्मोसिस के बेसिस पे आप हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन को पढ़ेंगे। तो आपने कहा कि तो क्या पानी का डिफ्यूजन जो है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता है, आपने कहा बहुत कम क्वांटिटी में होता है। तो फिर आपने कहा कि बाकी जो पानी है उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन। यहाँ पे प्रोटीन हेल्प करती है। ये जो इंटीग्रल प्रोटीन आप देख रहे हैं, एक्चुअली में ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं, ये चैनल बनाती हैं, यहाँ पे पंप पाए जाते हैं और ये चीजों के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये हेल्प करते हैं। बाकी पैसिव ट्रांसपोर्ट में तो आपने कहा प्रोटीन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बिना प्रोटीन की हेल्प के यहाँ पे जो चीजें हैं वो विसरित हो सकती हैं, या वो सेल मेम्ब्रेन को पार कर सकती हैं। अब जो सेल मेम्ब्रेन है, क्योंकि इससे चीजें बाहर और अंदर आ जा रही हैं, लेकिन सारी चीजें नहीं आती हैं, सेलेक्टेड चीजें आती हैं, तो इसीलिए हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। परमिएबल का मतलब होता है पारगम्य, जिसके आर पार जाया जा सके। सेलेक्टेड यानी कि चुनिंदा चीजें ही इसके आर पार जा सकती हैं, तो उसको चुनिंदा पारगम्य झिल्ली या सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये शब्द इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, स्टार कर लेना। तो अभी हम डायग्राम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, थ्योरी भी हम यहाँ पे करेंगे, और उस थ्योरी में आपको सारी चीजें बताई जाएंगी कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या होते हैं। अभी तक जो हमने चीजें समझी हैं वो ये समझी है कि ट्रांसपोर्ट जो है वो दो टाइप का होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे एटीपी रिक्वायर्ड नहीं है। किन चीजों का ट्रांसपोर्ट यहाँ पर होता है, जो छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, जो नॉन पोलर होते हैं, जो नॉन आयनिक होते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, हमने एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे, उससे पहले ये चीजें सारी आप नोट कर लो। चलो, तो अब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, एक बार आप लोग पढ़ करके आएंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम चैनल की बात करते हैं, हम यहाँ पे पंप की बात करते हैं, ठीक है। एक्वापोरिन की भी बात करेंगे, जिसके थ्रू पानी का यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होता है। और इसी के साथ साथ कोशिश करेंगे कि ऑस्मोसिस जो है उसको भी थोड़ा सा पढ़ ले। ऑस्मोसिस कुछ नहीं है, आपने कहा कि मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि जो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, उससे पानी का जो मूवमेंट होता है, हाई कंसंट्रेशन है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में, यही ऑस्मोसिस होता है। अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस हमारे पास अलग अलग प्रकार के क्या आते हैं, विलयन आते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो अभी के लिए आपको सिर्फ रिवीजन करना है, जितना आपको पढ़ाया गया है बस उतना आप लोग रिवाइज करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।